की जांच नहीं करते हैं। पत्नी और पति दो अलग घरों से आकर हंसते बोलते लड़ते हुए भी एक साथ रहते हैं। जो परिवार में होता है वही समाज में जब हो जाए, तुम कौन हो, अस एंड देम का सिंड्रोम जिस दिन मिट जाएगा उस दिन सामाजिक समरसता आ जाएगी। मैं और तुम, मैं ही तुम हूं, तू ही मैं है। भारतीय परिवार में जैसे पति पत्नी का समर्पण होता है वही सामाजिक समरसता है, और वो सामाजिक समरसता संघर्ष और सद्भाव दोनों से पैदा होता है। कोई घर नहीं है जिसमें पति और पत्नी के बीच महाभारत नहीं होता है। तो रामायण भी पढ़े जाते हैं, और रामायण का कौन सा अध्याय जो औरतें बहुत पढ़ती हैं? हाँ, सुंदरकांड। मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। हाँ, तो सुंदरकांड पढ़ा जाता है और महाभारत भी खूब होता है। तो वो सामाजिक समरसता, अंबेडकर का भी संघर्ष होगा, महात्मा गांधी का भी उद्गार होगा, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार का वो संगम होगा। जो डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की शाखा में जो परिभाषित व्यवहारिक रूप से किया है वही सामाजिक समरसता है। शाखा में हम स्वयंसेवक की जाति नहीं जानते और जानने की उत्कंठा नहीं होती है। भाषा इसलिए समझ जाते हैं, जैसे मेरी बोली समझ के लोग समझते हैं बिहार का है, र र स स सब गड़बड़ से लोग पूछते हैं बिहार से हैं क्या, मैं कहाँ। यदि किसी के प्रत्यक्ष आ भी जाए तो मन पे प्रभाव नहीं पड़े, अच्छा वे उस जाति का है, ना खुशी हो ना गम हो। अरे एक हरिजन हमारे यहाँ आ गया, हम खुश हो रहे हैं, वो भी खुशी नहीं होना चाहिए और गम भी नहीं होना चाहिए। इसी को सामाजिक समरसता कहते हैं। जो परिवार में है वही समाज में, समाज भी परिवार का प्रस्फुटित रूप है। और जो संघ की शाखा में है, इसी शाखा में समाज को बना देना, शाखा में समाज को बना देना, शाखा को समाज में नहीं बनाना। सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आज जो आरक्षण चल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि अमुक सीट दी हुई है, अमुक सीट फॉर द दलित्स एंड फॉर द हायर कास्ट, वो सामाजिक समरसता में क्या करेगा? जुड़े हुए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने एक बात कही थी, जो लोग पीढ़ियों से प्रत्यक्ष रूप से उस हीनता, परिष्कार, शोषण, बहिष्कार के भागीदार हैं, उनको मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज में इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और के नाम पर आप नहीं तोल सकते हैं। 100 मीटर की दौड़ में मैं शामिल हूँ। एक फिजिकली चैलेंज को कहूँ मैं तुम मेरे साथ दौड़ो, चूँकि इक्वलिटी होनी चाहिए, यू आर मैन आई एम मैन, नो, दे नीड रिजर्वेशन। हाँ, रिजर्वेशन के तौर तरीके इसलिए हैं कि डॉक्टर हेडगेवार स्कूल ऑफ थॉट और जो अंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, चाहे अंबेडकर हो या ना हो, जो थ्रू पॉलिटिक्स एंड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स टू अचीव, थ्रू ए स्टेट टू अचीव, ये सामाजिक समरसता का राज्य के द्वारा आरक्षण देकर समरसता पैदा करो, लेकिन समरसता नहीं हो रहा है। डॉक्टर हेडगेवार स्कूल ऑफ थॉट है कि सोसाइटी ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, लेकिन ट्रांसफॉर्म सोसाइटी में दोनों बातें हैं। यदि हमने साथ बैठ के भोजन भी कर लिया और उनकी पॉवर्टी और बेरोजगारी दूर नहीं किया, तो जाति, धर्म, रेस का इशू उठेगा। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को आप इनकार नहीं कर सकते। इसलिए द फाइट अगेंस्ट द पॉवर्टी एंड फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, ये ट्विन एंगल से जब सोशल रिफॉर्म होगा। सोशल रिफॉर्म का मतलब नहीं होता कि साथ बैठो, गाना गाओ, बजाओ, उठो बैठो, ये तो फालतू की बातें हैं। चले चले समाज में हजारों वर्ष हो रहा है। आपको मैं सैकड़ों नाम बता रहा हूँ। उड़ीसा में सेनापति थे, विकेंद्रित सामाजिक सुधार था। केरल से लेकर हर प्रांत में सामाजिक सुधार हो रहा था, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकल रहा था। परिणाम के लिए एक संघर्ष का आह्वान होता है, संघर्ष। और डॉक्टर हेडगेवार कहा करते थे, याची देही याची डोला, जब तक हम यह नहीं मानेंगे इसी शरीर से, इसी आंख के सामने कोई दलित नहीं रहेगा, देयर विल बी नो पॉवर्टी, देयर इज नो लैक ऑफ मिनिमम नीड्स ऑफ द पीपल, तब तक ये सवाल उठेंगे। इन सवाल का कोई संतुष्ट करने वाला उत्तर आपको कोई नहीं दे सकता है। कोई कहेगा आरक्षण जरूरी है, परिस्थिति से बाध्य होकर, कोई कहेगा आरक्षण हटा दो ठीक हो जाएगा। संतुष्ट करने वाले अंतर के लिए हमको कुछ समय सीमा में सामाजिक स्तर पर काम करना पड़ेगा, जो राजनीति को बदले। मैंने कहा राजनीति को हम प्रभावित करें, राजनीति हमें प्रभावित नहीं करे। जब इस मजबूती के साथ हम काम करेंगे तो ये आरक्षण की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी।
नीति में भी हूँ और शिक्षण जगत में भी जुड़ा हुआ हूँ, और कई ऐसे अपने वरिष्ठ संघ पदाधिकारी के पुस्तक भी पढ़े हैं, सेमिनार में भी हम पढ़े। मेरे मन में जो दो समस्या आज तक मानस पट पे अंकित है, निराकरण के लिए वक्ताओं पुस्तकें में आता है लेकिन व्यवहार में नहीं दिखाई देता। और जब सामाजिक समरसता के बारे में आज हम चिंतन मनन और मंथन कर रहे हैं तो मेरे आपके सामने दो प्रश्न है कि व्यक्तिवाद आधारित जो राजनीति, धार्मिक संप्रदाय एवं अन्य क्षेत्रों में इनका प्रभाव रहता है, क्या सामाजिक समरसता के संदर्भ में ये बहिष्ठान नहीं है? उपाय क्या हो सकता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि हम बार बार ये सूत्र हमारे मानस पट पर आज भी अंकित है, न ज्ञातिवाद, न प्रांतवाद, न जातिवाद, यहाँ केवल राष्ट्रवाद। सामाजिक समरसता के संदर्भ में वास्तविक स्वरूप में यह अनेकविध क्षेत्र में अमलीकृत क्यों नहीं हो सकता है? इस कारण परिस्थिति का जो निर्माण होगा इसके जिम्मेदार कौन होंगे? व्यक्ति पूजा काफ़ी अधिक है। चूँकि डॉक्टर हेडगेवार और समरसता विषय में उसी परिधि में बात करूँगा। राजनीति में क्या होता है क्या नहीं होता है वो एक अलग विषय है। डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हो गई। प्रथम मासिक श्राद्ध पे परम पूज्य गुरु जी का भाषण हुआ। उस भाषण को महाराष्ट्र के सभी अखबारों ने प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे संस्थापक पिता तुल्य डॉक्टर हेडगेवार चले गए, लेकिन इससे हताशा, निराशा और दुख का कोई विषय नहीं है। उनके सक्सेसर गुरुजी कह रहे हैं हेडगेवार के बारे में, वो चले गए, दुख का विषय नहीं है। उनका जाना ठीक है, हमसे अलग हो गए, डिपार्टेड सोल। चूंकि उनके विचार को लेकर ही हम चल रहे हैं। तो आपने ठीक प्रश्न उठाया कि संघ ने जिस व्यक्तिवाद का प्रतिवाद किया वही व्यक्तिवाद भारतीय राजनीति पर, भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर हावी है। कोई संस्था चलती है एक व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। टीम वर्किंग एंड ग्रुप वर्किंग, एक्सपेरिमेंट इन द सोसाइटी। यह सामाजिक समरसता में बहुत अवरोध, मैंने इसीलिए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ने आंदोलन चलाए। व्यक्ति के साथ विचार चलता था, डॉक्टर हेडगेवार ने विचार को आगे कर दिया, अपने को पीछे छोड़ते चले। विचार की गाड़ी आगे चलती रही। तो इसलिए मैंने कहा कि व्यक्तिवाद। दूसरा आपने कहा जातिवाद, प्रांतवाद, यह सभी सिविल सोसाइटी में हम कितने अधिक उन्मुख होकर समय देते हैं, काम करते हैं, योजनापूर्वक करते हैं, इस पर निर्भर करता है। यह इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं हो सकता है। हेलो, डिवीजन शुरू हुआ या पुरानी वर्ण व्यवस्था थी, ये इनके लिए जिम्मेवार है या कॉलोनियल पॉलिटिक्स इनके लिए जिम्मेवार है? क्योंकि 1947 के बाद इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद तो ये शुरू नहीं हुआ। ये पूरा मतलब सोसाइटल डिवीजन 1947 जब भारतीय लोगों ने अपनी राजनीति शुरू की तब से तो शुरू नहीं, उनके पहले भी था। तो विच वॉज द पीरियड व्हेन दिस सोसाइटल डिवीजन स्टार्टेड एंड व्हाट वाज द रोल ब्रिटिशर प्लेड इन दिस सोसाइटल डिवीजन? हिस्ट्री इट हार्डली मैटर्स कि ये वैदिक युग के बाद शुरू हुआ। ये इतिहासकारों को कालखंड निश्चित करने दीजिए, लेकिन इतिहास का बोझ है जो 47 में जब देश आज़ाद हुआ, संविधान सभा में अपने भाषण करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एक पंक्ति कही कि 26 जनवरी 1950 से हम एक विरोधाभासी जीवन शुरू करने वाले हैं। राजनीतिक अधिकार की तो समानता है, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक स्तर पर जो विषमता है, इसलिए हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए इतिहास के इस बोझ को बिना किसी पूर्वाग्रह करने की मध्य युग का है कि प्राचीन युग का है या 47 के बाद का बोझ तो है। इस बोझ, इस गट्ठर को दूर करने का भी दायित्व उन्हीं का है। इसलिए परम पूज्य गुरु जी ने कहा था कि उच्च वर्गों के मन का अछूत
छुआछूत उच्च वर्गों के मन में बैठी हुई एक भ्रांति है। कोई छुआछूत नाम की चीज नहीं होती। मेरी मां के मन में बैठी भ्रांति थी कि किसी को किचन में घुसने नहीं दिया। और इसका उदाहरण देकर मैं समाप्त करता हूं। दक्षिण में गुरुवायूर मंदिर कहते हैं ना, गुरुवायूर मंदिर, उसके पट को खोलने के लिए रेफरेंडम हुआ। 20,000 लोगों से संपर्क किया गया। महात्मा गांधी ने रेफरेंडम का डेट निश्चित किया। 8,000 महिलाओं ने मंदिर का गेट खोलने के लिए समर्थन किया। 56% उच्च जाति ने गुरुवायूर मंदिर के पट को तथाकथित अछूतों के लिए खोलने के लिए समर्थन किया। If there is a active intervention, the malady will go in a year. If there is no active intervention, it will go on. हम सेमिनार करते रहेंगे, प्रवचन होता रहेगा और चीज़ें चलती रहेंगी। इसलिए इतिहास के बोझ को जितनी जल्दी अपने सर से उठाकर फेंक दे उतना ही अच्छा होगा, बिना कालखंड की चिंता किए। एक सत्र की शुरुआत की घोषणा करें। चर्चा हुई कि आपका जन्म स्थान तो वैसे और है, लेकिन कार्यस्थान जो जीवन है वो सारा बंबई में गया है। मुंबई वालों से अपने को थोड़ा सा कि बंबई के परिप्रेक्ष्य में आदमी जब अध्ययन करता है तो वहां पर बड़ी बड़ी मिलें बंद पड़ी हो गई। सब क्या था बंबई, क्या हो गया, भीड़, कमर्शियलाइजेशन। मैं आपसे अनुरोध कर रहा था अभी पतंगे साहब से कि साहब थोड़ा अगर आप हमको वर्धा में सहयोग दे। सहयोग यानी केवल आपका समय चाहिए, आपकी चिंता चाहिए, और आपने जो अध्ययन किया है या अंबेडकर जी, समरसता, इश्यूज, क्योंकि कई शक्तियों को एक जगह जोड़ने की बड़ी जरूरत पड़ेगी। तो मैं पतंगे साहब से विशेष अनुरोध करूंगा कि उसको आज की जो चुनौतियां हैं 21वीं शताब्दी की, उन चुनौतियों के साथ में समरसता के परिप्रेक्ष्य में समरसता कैसे आए, टिके और दौड़े और फैले, क्योंकि जो फैलेगा नहीं उसका ज्यादा फायदा दिखाई देता नहीं। तो मैं अनुरोध करूंगा समरसता साहब से। मैं अभी बात कर रहा था समय का और इसका, तो मुझे ऐसा लगा कि पतंगे साहब का करीब 40-45 मिनट प्रेजेंटेशन, उसमें ये 10-15 मिनट क्या बोलते हैं उसको प्रश्नोत्तर, और अगर कुछ ऐसे प्रश्न हो जो उनको आखिरी तक रोकने के बजाय अगर आप पर्ची में पहले भेज दे तो क्या होगा, फिर थोड़ा स्पीकर को भी, अच्छा मैं ये मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पतंग से बड़ा प्रेम रहा है भाई। पतंग के माध्यम से कितना ही मैसेज और हवा का दिशा, रेगुलेटर, और उसमें जो लगाते हैं वो कंचा, क्या पतंग था उसको क्या बोलते हो, जो मांझा, मैं तो भूल भी गया उस शब्द को, धागे में जो लगाते हैं ना उसे वो कांच का लगाकर। तो मुझे कोई बता रहे थे कुछ गांव ऐसे गुजरात में जहां वो 3-4 महीना पतंग बनाने का धंधा ही करते हैं। इसका मतलब समरसता पतंग के माध्यम से। कुछ गांव ऐसे होंगे पापड़ वाले गांव, कुछ गांव होंगे हल्दी वाले गांव, कुछ गांव होंगे कपड़े वाले गांव, कुछ गांव होंगे नीम वाले गांव, कुछ दूध वाले तो होंगे। तो समरसता पतंग जी के माध्यम से कैसे आए, ये बड़ी चुनौती है। पतंगे साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया आपने, और कृपा करके आपका प्रेजेंटेशन शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पतंगे जी साहब के लिए जरा ताली बजा दे साथ जोर से जरा। एवं सामाजिक समरसता, सबसे पहले मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी के पावन स्मृति को अभिवादन करता हूं और फिर अपना मंतव्य आपके सम्मुख रखता हूं। ये विषय ऐसा है कि जिसके बारे में आम सहमति बनना, अंबेडकर जी के बारे में विपरीत धारणा रखने वाले अपने देश के अंदर बहुत कुछ लोग हैं। शायद यहाँ पर भी ऐसा हुआ होगा, संयोजक शायद बाद में मुझे बताएंगे कि ये अपने अंबेडकर विषय रखने के बाद कुछ लोग तो ऐसे मिले होंगे कि ये विषय क्यों रखा, इस व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन है समरसता के संदर्भ में। ये तो जात पात फैलाने वाला, आरक्षण निर्माण करने वाला, वगैरह वगैरह, ऐसी सारी मन की बातें जो है 1-to-1 टॉक में लोग बोल देते हैं। मेरे जीवन का अनुभव ऐसा है कि 1988 में मैंने डॉक्टर हेडगेवार समरसता, डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर अंबेडकर इस नाम की एक लगभग 40 पन्ने की छोटी पुस्तिका लिखी थी।
तो पुस्तिका विदर्भ में गई। विदर्भ में जाने के बाद वहाँ के एक संघ कार्यकर्ता ने उस पर अपना अभिमत दिया। हमारे कार्यकर्ता प्रवास में थे, बाद में आने के बाद उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि ये कौन पतंगे है, क्या समझते हैं खुद को। डॉक्टर हेडगेवार जी, अंबेडकर जी के सर पर कोई टोपी नहीं रहती है, इसलिए डॉक्टर हेडगेवार के सर की भी इन्होंने टोपी निकाल दी, क्योंकि वो चित्र जो मैंने छपा था वो बिना टोपी वाले डॉक्टर हेडगेवार जी का एक चित्र है, वो छपा था। तो ऐसे टोपी उड़ा देने वाले कौन होते ऐसे, और इसकी क्या जरूरत है हमको। अब हम क्या अंबेडकर का भजन करें क्या? ऐसा जिन्होंने पढ़ना चाहिए उनकी प्रतिक्रिया उस समय ये आई। मैं 1977 में मुलुंड में रहने के लिए गया, और मुलुंड में रहने